गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने विभिन्न मुद्रामानों स्वर्णमान, रजतमान, द्विधातुमान और पत्र मुद्रामान के संदर्भ में अध्ययन किया था। आज हम भारत की वर्तमान मौद्रिक एवं करेंसी व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसके भारत की जो वर्तमान मौद्रिक और करेंसी व्यवस्था है वो एक सुधरी हुई और मौद्रिक व्यवस्थाओं का एक परिष्कृत रूप है। हमने आधुनिक युग की हमें इस जो हमारी मौद्रिक व्यवस्था है आधुनिक युग की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल इसमें एक अच्छी मुद्रा प्रणाली के गुण दिखाई देते हैं। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिसमें हम मौद्रिक मान के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो हमारा वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था है उसके दो पक्ष हैं। एक तो है इसका बाह्य पक्ष और दूसरा है आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष में सितंबर 1931 से 1947 तक जो भारतीय रुपये का जो मूल्य था वो पाउंड स्टर्लिंग से संबंधित था, किंतु 1 मार्च 1947 को भारत जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन गया तो भारतीय रुपये का जो मूल्य था वो स्वर्ण और डॉलर से जुड़ गया। प्रारंभ में भारतीय रुपये का स्वर्ण में मूल्य 0.2686 ग्रैम शुद्ध स्वर्ण और डॉलर में 30.225 सेंट निर्धारित किया गया था, किंतु 1949 में ये घटकर क्योंकि 1949 में अवमूल्यन किया गया था, जिससे घटकर वह 1.186621 ग्रैम स्वर्ण और 21 अमेरिकन सेंट रह गया था। फिर पुनः 1966 में हमने भारतीय रुपये का जब अवमूल्यन किया गया तो रुपये का मूल्य स्वर्ण में घटकर 0.118516 ग्रैम शुद्ध स्वर्ण और डॉलर में 13.33 अमेरिकन सेंट हो गया। किंतु 1971 में डॉलर संकट और फिर पुनः 1973 में जब डॉलर का अवमूल्यन किया गया तो इस डॉलर की डामाडोल स्थिति के कारण उसमें जनविश्वास घटने से IMF द्वारा जो स्थापित विनिमय दर जो थी वो समाप्त हो गई और परिवर्तनशील विनिमय दरों का जो पक्ष था, जो युग था, वो प्रारंभ हो गया। किंतु भारतीय व्यापार में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की प्रधानता होने के कारण हमने अपने रुपए को स्वतंत्र न छोड़ के पाउंड स्टर्लिंग के साथ संबद्ध कर दिया। किंतु धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पाउंड स्टर्लिंग भी कमज़ोर होने लगा और इसका दुष्प्रभाव भारतीय रुपये से नहीं पड़े, इसलिए इसकी संबद्धता से मुक्त करने की जो मांग थी वो जोर पकड़ने लगी और 25 सितंबर 1975 में भारतीय जो रुपया था उसको पाउंड स्टर्लिंग से स्वतंत्र कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय मुद्रा रुपया अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मुद्रा बाजार में दूसरे देशों की तरह स्वतंत्र मुद्रा के रूप में आ गया और अब इस नवीन व्यवस्था से भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व आएगा और इसका लाभ इसके अनुकूल परिवर्तनों का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगा, ऐसा रिजर्व बैंक का मानना था। किंतु पिछले जो वर्ष थे उनमें हमें ये देखने को मिला कि प्रारंभ में तो भारतीय रुपये का मूल्य बढ़ा, किंतु आपात स्थिति की घोषणा के बाद निर्यातों में वृद्धि के निरंतर क्रम, मूल्य स्थायित्व और कीमतों में गिरने के रुझान से भारतीय रुपये की स्थिति अच्छी थी, किंतु प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण भारतीय रुपये की जो कीमत थी वो पाउंड स्टर्लिंग में और डॉलर में गिरती जा रही थी। किंतु अब रुपया अपने परिवर्तनशील समता मूल्य के आधार पर
IMF के जितने सदस्य देश हैं उनकी मुद्राओं से स्वतंत्र रूप से संबद्ध है, किंतु फिर भी RBI सब देशों से मुद्राओं का क्रय विक्रय कर सकता है, किंतु विनिमय नियंत्रणों के कारण ये जो क्रय विक्रय है वो हमने स्वतंत्र न होकर नियंत्रित रखा है। अब हम देखते हैं, ये तो इसका बाह्य पक्ष था। अब हम भारतीय मुद्रामान का जो आंतरिक पक्ष है, उसकी आंतरिक व्यवस्था है, वो किस प्रकार की है, उसकी कुछ जो निम्न विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है पत्र मुद्रामान। भारत की जो आंतरिक मुद्रा व्यवस्था है, जो मौद्रिक प्रणाली है, वो पत्र मुद्रामान पर आधारित है। देश के अंदर अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रचलित है, जो असीमित विधिग्राह्य है, और जो रुपया है वो किसी भी धातु से संबंधित नहीं है, और न ही रुपये का मूल्य किसी धातु के संदर्भ में स्थिर रखा जाता है। दूसरा है पत्र मुद्रा निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली। 1935 से 56 तक हमने आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई थी, किंतु 56 से मुद्रा प्रणाली को लोचपूर्ण और मितव्ययी बनाने के लिए हमने न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई, और अक्टूबर 56 से अक्टूबर 57 तक नोट निर्गमन के लिए 515 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखना अनिवार्य रखा गया था, किंतु 1957 में पुनः विदेशी विनिमय संकट के कारण RBI ने अपने अधिनियम में संशोधन करके इस न्यूनतम कोष की सीमा को घटाकर 200 करोड़ रुपया कर दिया गया, जिसके अंतर्गत 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और स्वर्ण सिक्के तथा शेष जो 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां रखी गई। फिर है रुपया, जो है वो हमारे देश की प्रधान मुद्रा है और वह असीमित विधिग्राह्य भी है, परंतु फिर भी प्रामाणिक सिक्का नहीं है, क्योंकि न तो उसका आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर है और न ही उसकी स्वतंत्र ढलाई है। भारत में 1 रुपये के सिक्के में कुछ जो गुण हैं वो प्रामाणिक सिक्के के हैं और कुछ सांकेतिक सिक्के के हैं, इसलिए इसे प्रामाणिक सांकेतिक सिक्का कहा जा सकता है। और जो रुपया है वो हिसाब की इकाई है, किंतु वो प्रामाणिक सिक्का नहीं है। फिर है प्रचलन में भारत में जो पत्र मुद्रा है उसके अंतर्गत 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 200, वर्तमान में 200 और 500 के नोट, साथ ही साथ वर्तमान में 2000 रुपये के नोट प्रचलन में हैं। जो 1 रुपये का नोट है वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हम करेंसी नोट भी कहते हैं। और जो बाकी सब जो नोट हैं, अन्य प्रकार के नोट, वो RBI का जो नोट निर्गमन विभाग है वो जारी करता है। इन नोटों का जो निर्गमन है वो न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा होता है। भारत में 1000 रुपये, 2000 रुपये और 500 के जो नोट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो सहायक सिक्के हैं उनकी दाशमिक प्रणाली है। भारत में भारतीय रुपये को 100 पैसे में बांटा गया। रुपये की भांति ये सब सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। पहले 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 50 पैसे का सिक्का असीमित विधिग्राह्य था, किंतु वर्तमान में जो 50 पैसे और उससे जो नीचे के सिक्के हैं, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसा, 3 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, ये सब सीमित विधिग्राह्य सहायक सिक्के हैं। और अब प्राय 50 पैसे से कम के जो सिक्के हैं वो प्रचलन में बंद हो गए। जो दाशमिक प्रणाली के कारण हिसाब किताब में पर्याप्त सुविधा हो गई। अब है नोट जारी करने की जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है, वो है कि इसमें जो भारत सरकार है और जो रिजर्व बैंक हैं वो दोनों ही भागीदार हैं। 1 रुपये का नोट जो है वो केंद्र सरकार का वित्त विभाग जारी करता है और बाकी
उसके अलावा सब प्रकार के जो नोट हैं वो रिजर्व बैंक जारी करता है और उसका एकाधिकार है। उसकी हस्ताक्षर प्रतिज्ञा है, जबकि 1 रुपये के नोट में ऐसा कोई वायदा या प्रतिज्ञा नहीं होती, इसीलिए इसे करेंसी नोट कहा जाता है। फिर है मौद्रिक अधिकारी और उसकी व्यवस्था किस प्रकार की है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक है, उसे नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है और यह साथ ही साथ ये सरकार और अन्य व्यापारिक बैंक हैं उन सब के लिए अंतिम ऋणदाता का काम भी करता है। देश की मौद्रिक व्यवस्था को संचालित भी करता है और उस पर आवश्यक नियंत्रण भी रखता है। रिजर्व बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो देश हित में साख की मात्रा और उसके उपयोग का नियंत्रण करना है। जो आरबीआई है वो ही मुद्रा की मात्रा का निर्धारण करता है और देश की मांग के अनुसार मुद्रा का निर्गमन कर आवश्यक लोच भी प्रदान करता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में साधन जुटाने के लिए आंतरिक मूल्य स्तर पर नियंत्रण करता है, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था और विनिमय दरों में स्थायित्व और आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। अर्थात जो मौद्रिक नीति है उस देश में, मौद्रिक नीति से तात्पर्य यहाँ पे ये होगा कि देश की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए और जो हमारे निश्चित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए मुद्रा और साख का प्रसार और संकुचन न हो, इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। तो आरबीआई को देश की जो मौद्रिक नीति है जिसमें मुद्रा एवं साख की पूर्ति को मुख्य रूप से मुद्रा और साख की पूर्ति को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है और देश के आर्थिक विकास और देश में आंतरिक मूल्य स्तर को नियंत्रण करने के लिए यह निरंतर प्रयासरत है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी मुद्रा प्रणाली है, ये जो हमने देखा, ये जो उपयुक्त अध्ययन है, इससे ये तो स्पष्ट है कि जो मौद्रिक प्रणाली है वो बाह्य और आंतरिक दोनों दृष्टिकोणों से उपयुक्त कहा जाती है, क्योंकि इसमें सब जो अच्छी मुद्रा प्रणाली है उसके कुछ निम्न गुण हैं। एक तो है ये पर्याप्त लोचदार है, अर्थात परिस्थितियों के कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की पर्याप्त व्यवस्था है, क्योंकि हम न्यूनतम कोष प्रणाली के माध्यम से अर्थात 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियों के कोष के आधार पर कितनी मुद्रा हम निकाल सकते हैं, अर्थात मुद्रा की मात्रा में जो वृद्धि है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ हमें कोषों में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। फिर एक है कि यह मितव्ययितापूर्ण है, क्योंकि ये प्रणाली बहुत खर्चीली नहीं है। इसमें मुद्रा की मात्रा को देखते हुए कोष बहुत कम रखे गए हैं और नोटों का छापना सरल है और उसकी जो घिसाई है उसका नुकसान नहीं होता। फिर है वैधानिकता। जो भारतीय करेंसी व्यवस्था का संचालन और उसका नियंत्रण करने के संबंध में हमारे पास पर्याप्त वैधानिक या कानूनी व्यवस्था है। आरबीआई की जो स्थापना हमने की है वो एक विशेष कानून से करके उसे नोट निर्गमन का काम सौंपा गया। फिर जनता का विश्वास। भारत की जो मौद्रिक प्रणाली है, मुद्रा व्यवस्था है, उसमें जनता का पूरा विश्वास है। भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ समाजवाद की स्थापना का पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता से प्रेरित है, इसलिए जनता का इसमें पूर्ण विश्वास है। और कुशल प्रबंधन, अर्थात इसका प्रबंध पूर्णतः केंद्रीय बैंक के हाथों में होने से मौद्रिक व्यवस्था में पर्याप्त कुशलता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने के नाते एसडीआर समतामान के आधार पे, अर्थात विशेष आहरण अधिकार समतामान के आधार पे सब राष्ट्रों की मुद्राओं से स्वतंत्र रूप से संबद्ध है और साथ ही साथ आरबीआई सभी राष्ट्रों की मुद्राओं का क्रय विक्रय करके रुपए की विनिमय दर में स्थायित्व रख सकता है। इस प्रकार जो हमारी मौद्रिक व्यवस्था है वो सरल है,
सब लोगों के लिए समझना उसको आसान है, लेकिन फिर भी इस वर्तमान प्रणाली में यद्यपि ये सब गुण हैं, फिर भी इसमें कई दोष हैं, क्योंकि हम न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमन करने पर भी हमें अतिरिक्त धातु कोषों की अनिवार्यता नहीं होने के कारण सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए जब आवश्यकता होती तब नोट निर्गमित कर सकती है। इसका तात्पर्य है उससे सदैव मुद्रास्फीति का भय बना रहता है। फिर हमारे यहाँ की जो नोट निर्गमन की व्यवस्था है वो लोचदार व्यवस्था के कारण सरकार जब भी घाटे का बजट होता है तो उसकी पूर्ति के लिए वह हिनाट प्रबंधन का सहारा लेती है। जैसा कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं कि सरकार ने अनेकों बार अपने बजट घाटे की पूर्ति के लिए हिनाट प्रबंधन का सहारा लिया है। भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर को हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वतंत्र छूट रखा है, अर्थात वह इसका जो निर्धारण है वो निश्चित मुद्राओं की टोकरी से संबद्ध है। अतः मुद्रा के मूल्यों में उतार चढ़ाव के कारण, वो जो विभिन्न मुद्राएं हैं उनमें उतार चढ़ाव के कारण हमारी विनिमय दर को भी वो प्रभावित करके अस्थिर बनाते हैं। इसके साथ ही भारतीय पत्र मुद्रा की जो अपरिवर्तनशीलता है, अर्थात अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा जो भारत में अपनाई जाती है और विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के कारण या अस्थिरता के कारण जन विश्वास में कमी की संभावना भी बनी रहती है। तो इन दोषों के कारण यदि हम इन दोषों पर नियंत्रण रखते हैं, जो आरबीआई का मुख्य कार्य है, तो भारतीय जो वर्तमान चलन प्रणाली है वो बाह्य और आंतरिक दृष्टि दोनों दृष्टि से उपयुक्त और श्रेष्ठ कही जा सकेगी। धन्यवाद।